Hello students, a very warm welcome to all of you on our YouTube channel geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका मॉक टेस्ट नंबर 4। आई होप आपने अभी तक 1, 2 एंड 3 मॉक टेस्ट को अच्छे से देख लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एज इट इज रिपीट हो जाते हैं बच्चों। तो आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अब हम यूट्यूब लाइव सेशन के द्वारा इन वीडियोस के द्वारा आपकी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करा रहे हैं। और ये आपके पास अभी लास्ट चांस है, क्योंकि आरएमएस का एग्जाम भी हो चुका है, यूपी सैनिक का भी एग्जाम हो चुका है, अब ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम बचता है। तो आपको इसमें, अगर आपका वहां अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ है तो आपको इसमें सेलेक्ट होकर ही रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। और आपको पैटर्न पता है, जल्दी से अपना पेन पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर जरूर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट। यहाँ पर हर फ्यूल की अपनी एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है। जैसे हम मानते हैं कि कोई भी आइडियल फ्यूल क्या है, जो लॉट्स ऑफ एनर्जी दे, लाइट एनर्जी दे, हीट एनर्जी दे, वो एक आइडियल फ्यूल माना जाता है। तो इसी तरह से फ्यूल की अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें, तो जब आप 1 kg ऑफ फ्यूल बर्न करते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय बर्निंग पर केजी ऑफ फ्यूल, तो यहाँ पर उसको कहा जाता है उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करेगा बाय बर्निंग पर केजी ऑफ फ्यूल, यहाँ पर हम कितने की बात कर रहे हैं, पर केजी की। तो यहाँ पर जो एनर्जी की यूनिट होती है वो होती है जूल, और बात कर रहे हैं किलोग्राम पर, तो कितनी एनर्जी देखनी है हमें, किलो जूल की। वो पर किलोग्राम बर्न करने पर कितने किलो जूल एनर्जी रिलीज करता है, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाती है, ऑप्शन नंबर 3, क्या किलो जूल पर किलोग्राम। तो कैलोरीफिक वैल्यू को आप डिफाइन कर सकते हैं, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय बर्निंग पर केजी ऑफ फ्यूल। तो इसलिए ऑप्शन 3 बिल्कुल इसका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Rashi was unable to hold the greasy tumbler of milk in her hand. It would be because राशि अपने हाथ में एक ग्लास पकड़ना चाहती है दूध से भरा हुआ, लेकिन वो कैसा है, ग्रीसी है। मींस उसकी सरफेस पर ग्रीस की कोटिंग कर दी गई है। ग्रीस ग्रीस आपका क्या होता है, जो बेसिकली मशीन्स में, साइकिल्स में लगाया जाता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, जिससे कि मशीन्स के पार्ट जो है जल्दी से घिसे नहीं। तो ये क्या कर दे रहा है, ये उसके सरफेस को स्मूथ कर रहा है, जिसकी वजह से ग्लास पकड़ना मुश्किल हो रहा है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स दैट अपोज द मोशन। ये क्या करता है, मोशन को अपोज करता है और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से लगने वाला फोर्स होता है। तो यहाँ पर ग्रीस ने क्या कर दिया, सरफेस को स्मूथ कर दिया, जिसकी वजह से जो फोर्स यहाँ उसको लग रहा था होल्ड करने के लिए, वो मोशन को अपोज करता है, वो मोशन को अपोज नहीं कर रहा है, क्योंकि वो रिड्यूस हो गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंबाइन इज अ मशीन, कंबाइन एक मशीन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर विच इट इज यूज्ड। तो ये क्वेश्चन है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंबाइन मशीन की, जो बेसिकली लार्ज स्केल क्रॉप प्रोडक्शन में यूज की जाती है। जब आपके पास बिग फार्म्स होते हैं लैंड के, जहां पर कोई भी क्रॉप लगाई जाती है, लाइक आपके पास व्हीट क्रॉप है और बहुत ही बड़े स्केल पर लगाई गई है, तो उसको मैनुअली हैंड से कट करना बहुत लंबा प्रोसेस हो सकता है। तो डायरेक्ट मशीन्स आती हैं जो क्या करती हैं, हार्वेस्टिंग भी करती हैं साथ साथ, और उनके स्टॉक से ग्रेन को अलग भी करती है। तो ये प्रोसेस यहाँ पर किससे होता है, कंबाइन से। तो स्टॉक से हमें ग्रेन्स को सेपरेट करना, दैट इज थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग। तो ये कटिंग भी साथ साथ करती है और साथ ही साथ आपके ग्रेन्स को सेपरेट करती है। तो कंबाइन कहाँ यूज होने वाली है, हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग में यूज होने वाली मशीन है। आगे देखते हैं। टेडपोल डेवलप इनटू एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। तो आपने देखा है कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि मॉस्किटो, इतने आप अपना आंसर चूज करेंगे। इसी तरह से आपके सिल्क वर्म होते हैं, जिन्हें सिल्क मॉथ भी कहा जाता है। साथ ही आपने बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल देखी होगी, और फ्रॉग की। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक प्रोसेस करते हैं, मींस पहले इनके थाउजेंड्स ऑफ एग बनते हैं, फिर लार्वल स्टेज पर आते हैं ये अपनी, फिर इसी तरह से कैटरपिलर बनता है, और फिर इन्हीं से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। ये तो हो गया बटरफ्लाई का केस। इसी तरीके से अगर आप बात करें फ्रॉग की, तो यहाँ पर आपका एग्स होते हैं।
एग से लार्वा बनता है, लार्वा से आपका टेडपोल बनता है जिसके पास एक लॉन्ग सी टेल होती है, वाटर में पाया जाता है, और उसके बाद फिर आपका अडल्ट फ्रॉग बनता है। फिर इसी तरह अडल्ट फ्रॉग फीमेल एग ले करती है और फिर ये स्टेज चलती है। तो दिस इज कॉल्ड द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। तो टेडपोल एडल्ट में डेवलप होता है, तो ये कौन सा प्रोसेस होता है? दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। मींस यहाँ पर इनकी लाइफ स्टेट में कुछ ड्रेस्टिक ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं जो एडल्ट लार्वा से एडल्ट बनाते हैं, तो वो सारे प्रोसेस या ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कहलाते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर सीएनजी? बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो सबसे पहले आप हाईलाइट कर लिया करो कि आपसे करंट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है या यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। और सीएनजी क्या है मैंने आपको पहले भी बताया है, इसकी फुल फॉर्म में बार बार लिखती हूँ क्योंकि ये पूछी जा सकती है। एयर पोल्यूशन और आपका जो चैप्टर है वाटर पोल्यूशन, और यहाँ पर सीएनजी आपका फ्यूल्स चैप्टर में भी है, तो इसीलिए इनके बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। तो इट कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप, इसको हम इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ये मोर पोल्यूटिंग है। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इट इज यूज फॉर फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। तो बेसिकली आपको पता है कि इसको इजिली ट्रांसपोर्टेबल किया जा सकता है थ्रू द हेल्प ऑफ पाइप्स। मोर पोल्यूटिंग नहीं, ये एक लेस पोल्यूटिंग गैस है, इको फ्रेंडली गैस है बच्चों, और इट कैन इजिली स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इसीलिए इसे कंप्रेसिबल गैस भी कहा जाता है, जिसको अंडर द पाइप्स हम क्या कर सकते हैं, हाई प्रेशर में स्टोर कर सकते हैं। और ये जो है एज अ ऑटोमोबाइल व्हीकल को रन करने के लिए यूज होती है। तो गलत स्टेटमेंट क्या है कि ये मोर पॉल्यूटिंग है, नहीं, ये लेस पॉल्यूटिंग है, बहुत ही कम यहाँ पर ये स्मोक जनरेट करती है और गैसेस जनरेट करती है। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Identify the name of the book carrying information about endangered species from the following। बच्चों कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेसिकली जो आपकी एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है, मतलब कि जो प्रजाति अब खतरे में जा चुकी है, जो धीरे धीरे पूरी तरह से लुप्त हो रही है हमारे अर्थ से, उन स्पीशीज को हम एंडेंजर्ड या थ्रेटन्ड स्पीशीज बोलते हैं। जैसे आपका इसमें नेशनल एनिमल टाइगर भी है, ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो सकता है अगर इन्हें प्रोटेक्ट ना किया जाए। तो इसी तरीके से जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं उन्होंने एंडेंजर्ड स्पीशीज का पूरा डेटा एक बुक्स में रखा हुआ है, और उस बुक को कंट्रोल करती है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो बेसिकली जो प्रजाति विलुप्त होने वाली हैं उनका जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो रखा जाता है रेड डेटा बुक में। रेड रेड कलर किस लिए होता है? रेड कलर फॉर खतरे का निशान है, एंडेंजर्ड के लिए तो डेंजर के लिए जो निशान है, तो इसीलिए इस बुक को रेड डेटा बुक भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रेड डेटा बुक। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द ट्रेडिशनल मेथड फॉर इरिगेशन। तो बच्चों आपको पहले पता होना चाहिए इरिगेशन क्या होता है। दैट इज सप्लाई ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जब हम अपनी क्रॉप्स को, अपनी फसल को समय समय पर अंतराल पर पानी देते हैं, उसे हम सिंचाई करना या इरिगेशन कहते हैं। तो ये रेगुलर पीरियड पर दी जाती है, ऐसा नहीं है कभी मन हुआ दे दिया। प्रॉपर कोई क्रॉप है उसको कितने कितने मंथ पर हमको पानी देना है, दैट इज नोन एज इरिगेशन। तो सप्लाई ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें कुछ हमारे प्राचीन मेथड हुआ करते थे जिसे हम ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं, और साथ ही अब कुछ मॉडर्न मेथड्स होते हैं जो कि नवीन तकनीकी से चलने वाले हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं आजकल जहां पानी की कमी होती है वहां पर। तो आपसे बच्चों यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड पूछे गए हैं, तो उसमें चेन पंप, लीवर सिस्टम, स्प्रिंकल सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। तो अगर हम बात करें स्प्रिंकल जो कि छिड़काव मेथड है, और ड्रिप मेथड ये आपके मॉडर्न मेथड है। क्यों? क्योंकि जहां पर पानी की कमी है वहां पर स्प्रिंकल आप कर सकते हैं ड्रॉप बाय, जैसे कि आपकी मिट्टी बहुत ज्यादा खारी है, सलाइन है, तो आप वहां पर ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्ट जड़ों को पानी दे सकते हैं। तो इस तरह का मेथड हमारी नवीन टेक्नोलॉजी में आता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आता है। लेकिन चेन पंप, लीवर सिस्टम, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी तो उस समय ढेकली हुआ करते थे, रहट सिस्टम हुआ करते थे, तो इनकी मदद से किया जाता था खेतों की सिंचाई। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया बोथ ए एंड बी। तो टू इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एट पुबर्टी विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय ओवरीज। पुबर्टी हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जब टीनेजर एज आती है, एडोलसेंस एज में, जब मेल और फीमेल अपनी फर्टिलिटी रिप्रोडक्टिव एज की तरफ बढ़ते हैं, व्हेन दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर यंग वन, दैट स्टेज इज नोन एज पुबर्टी। तो फीमेल में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है ओवरीज, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करने लगती है, जिसकी वजह से ओवा का मैचुरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली ओवरी से प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन इनमें से कौन सा है? ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन। तो करेक्ट आंसर क्या है? ईस्ट्रोजन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है मेल हार्मोन, जो कि कहां से सिक्रीट होता है? मेल की टेस्टिस से, जो कि स्पर्म प्रोडक्शन में यूज होता है। ग्रोथ हार्मोन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन हार्मोन है। वैसे तो ये हमारी मास्टर ग्लैंड है, बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करती है, अदर ग्लैंड्स को एक्टिव करती है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन बॉडी की ग्रोथ के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। इंसुलिन की बात करें तो इट इज सिक्रीटेड बाय पेंक्रियाज, जो कि एक हाइपोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। इंसुलिन क्या करता है? शुगर के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आया बच्चों? ईस्ट्रोजन, जो कि ओवरीज से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग इज कंट्रोल्ड बाय दिस हार्मोन। बच्चों यहाँ पर इंसेक्ट्स में अलग हार्मोन होते हैं जो कि उनके मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करते हैं। तो इसी तरीके से जो फ्रॉग होता है, उसमें जो मेटामॉर्फोसिस होता है, इसको एक हार्मोन कंट्रोल करता है, जो कि कैल्शियम रेगुलेशन से होता है। और अगर आप ऑप्शंस को अच्छे से देख रहे होंगे तो इंसुलिन आपने देखा है पेंक्रियास से सीक्रेट होने वाला, शुगर मेटाबॉलिज्म में काम आता है। ईस्ट्रोजन की बात करें तो ओवरीज से ओवा को मैच्योर करने के काम आते हैं। एड्रेनाइन हार्मोन की हम बात करें तो ये एट द टाइम ऑफ नर्वसनेस एड्रेनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, स्ट्रेस हार्मोन भी से कहा जाता है। तो बचा आपका थायरोक्सिन, जो कि कैल्शियम से रेगुलेट होकर मेटामॉर्फोसिस में टैडपोल से फ्रॉग को जनरेट करता है, और इसी हार्मोन से टैडपोल से फ्रॉग बनते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If current is passed through copper sulfate solution, copper get deposited on the plate connected to। अगर हम एक सिस्टम रेडी करें और उससे जब हम करंट पास करते हैं और सॉल्यूशन है हमारा कॉपर सल्फेट का, तो जब ये कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट पास करने पर कॉपर प्लस सल्फेट में ब्रेक होता है, तो कॉपर यहाँ पर किस प्लेट पर डिपॉजिट होगा? तो कॉपर की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मूव करेगा किस पर? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर। तो जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उस पर क्या डिपॉजिट हो जाएगा आपका? ये कॉपर। और सल्फेट की बात करें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल पर डिपॉजिट होगा। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई विच इज नॉट अ वाटर पोल्यूटेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा पानी को प्रदूषित नहीं करता है या पानी का प्रदूषक नहीं है? सीवेज, एल्गी, फर्टिलाइजर, वीडिसाइड। तो आप देख रहे हैं सीवेज में आपके केमिकल वेस्ट भी हो सकते हैं, फर्टिलाइजर्स आपके केमिकल इनऑर्गेनिक सोल्ट्स होते हैं, वीडीसाइड भी आपके केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को रिमूव करते हैं, मींस अनडिजायरेबल प्लांट जो आपकी क्रॉप के साथ उग जाते हैं। बेसिकली अगर हम एल्गी की बात करें तो ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, थैलस स्ट्रक्चर होती हैं, जो ऑटोट्रॉपिक होती है और पानी में रह के फोटोसिंथेसिस करती हैं, और बेसिकली ऑक्सीजन का डेवलपमेंट करती है, और एक्वेटिक लाइफ को इससे बहुत फायदा मिलता है। तो यहाँ पर एल्गी जो है वो वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्री स्टेट ऑफ कार्बन। तो आपको, अगर आपने कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो, तो कार्बन की हम यहाँ पर बात करें तो कार्बन कहाँ से आपको मिलता है? जो डेड वेजिटेशन कोयला तैयार होता है वो क्या है? बेसिकली दैट इज कार्बन। तो जब हम क्या करते हैं, कोक, कोल से ऑब्टेन करते हैं कोक को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके, तो इट कंटेन 98% ऑफ कार्बन। इसी तरह हम डायमंड की बात करें तो डायमंड भी क्या है? इट इज अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये भी क्या है? कार्बन का एलोट्रोप है। जब आपका कार्बन वेरियस स्टेज में मिलता है तो उसको हम एलोट्रोप बोलते हैं, जैसे कि आपका डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, ये सब क्या है? कोल कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। और यहाँ पर बात कर रहे हैं पेट्रोल की, तो पेट्रोल किससे ऑब्टेन्ड होता है? पेट्रोल इज ऑल्सो अ डेड एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, और ये हमें क्रूड ऑयल पेट्रोलियम से ऑब्टेन्ड होता है, जो कि कार्बन का प्योर फॉर्म नहीं है। इसके अंदर बेंजीन भी होती है, एरोसोल भी होता है, एस्फाल्ट भी होता है, बहुत सारे अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं। तो ये फ्री स्टेट नहीं है कार्बन का, वो है आपका बेसिकली कोल, जो कि डेड वेजिटेशन से बनता है, और दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल्यूलोज, बिकॉज सेल वॉल ऑफ प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, एंड इट इज द मेन फॉर्म ऑफ कार्बन, क्योंकि ग्लूकोज की लॉन्ग चेन होती है। तो इसका एक करेक्ट आंसर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग क्लोथ्स। अगर आप कपड़े को ड्राई क्लीनर के पास लेके जाते हैं तो वो एक सॉल्वेंट यूज करता है जो कि पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम से, क्रूड ऑयल से, कच्चे तेल से ऑब्टेन्ड होता है। और क्या डाला जाता है आपका ड्राई क्लीन करने में? तो बच्चों ऑल ऑफ द अबव आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसे आप बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि एलपीजी क्या है आपकी? एलपीजी आपकी कुकिंग गैस है बेसिकली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जा रहा है? पेट्रोल। पेट्रोल ही वो सॉल्वेंट है जिसे ड्राई क्लीनर्स यूज करते हैं आपके कपड़ों की शाइन को मेंटेन रखने के लिए। तो ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। मैग्नीशियम बर्न टू फॉर्म, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, जब भी हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोडक्ट बनता है जिसे क्या कहा जाता है? मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पर एग्जांपल आ गया मैग्नीशियम का। तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा तो द प्रोडक्ट विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यही मेटल जो होते हैं दीज आर बेसिक इन नेचर। मैंने बताया था जब भी मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquire a dull green coating. The green material is a mixture of। बच्चों अभी आरएमएस में ये क्वेश्चन आया है वैसे भी, और पहले भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, क्योंकि मेटल एंड नॉन मेटल से दो तीन ही क्वेश्चन है रिएक्शन को लेके, जैसे आयरन और आपका कॉपर। तो यहाँ पर हम कॉपर के आपने बर्तन देखे होंगे। जब भी आप कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक एयर में एक्सपोज करके रखते हैं तो उनके ऊपर आपको एक डल सा कॉटिंग देखने को मिलता है, ग्रीन कलर की कॉटिंग उस पे हो जाती है। तो बेसिकली जो ग्रीन कलर की कॉटिंग है वो किसकी वजह से होती है, किसका मिक्सचर है? तो अगर यहाँ पर आप रिएक्शन देखें कॉपर की, तो जब आप कॉपर को मॉइस्ट एयर में डालते हैं तो दैट इज H2O वहां पर है, या आप उसे घर के टैप वाटर से ही वॉश करते हो तो थोड़े दिन में वो ग्रीन ग्रीनिश होने लग जाते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पर बनता है, और एटमोस्फेयर में CO2 भी होने से, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज कॉपर कार्बोनेट बनता है। और साथ ही यहाँ पर जो बनेगा आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि जब उसने मॉइस्ट वाटर से रिएक्शन करा है तो CO2 भी वहां पर है, और H2O गैस की वजह से है ड्यू टू द मॉइस्ट एयर। तो ये जो प्रोसेस होता है ये होता है कॉपर कार्बोनेट, और साथ ही बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसकी वजह से आपको ये डल कोटिंग देखने को मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सल्फेट हो नहीं सकता क्योंकि SO4 की हम बात नहीं कर रहे हैं, नाइट्रेट नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि आप एसिड रेन की बात नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली जो रिएक्शन हुई है वो कॉपर, वाटर और CO2 की वजह से हुई है। तो इसमें कॉपर कार्बोनेट बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। जो हम घर में मिरर यूज करते हैं दीज आर योर प्लेन मिरर। और जो इसमें आपकी इमेज बनती है वो कैसी होती है? रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस से बनती है। आपने देखा है हमारी आईज में कॉन्वेक्स लेंस होता है जो रियल इमेज बनाती है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। मिरर में जो इमेज बनती है वो बिल्कुल सीधी होती है, यू कांट टेक इट ऑन द स्क्रीन, तो इसे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। अदर ऑप्शन ऐसे हैं कि आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिली आर द बैक्टीरिया दैट आर। बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन आया है इस बार, ये आरएमएस का क्वेश्चन है। बैक्टीरिया जो बैसिलस शेप के होते हैं उन्हें वो क्या होते हैं बेसिकली? रोड शेप, कोमा शेप या कर्व। तो रोड शेप बैक्टीरिया जो है उन्हें बैसिलस कहा जाता है। जैसे कि बैसिलस नो बैसिले होता है आपका, वेरियस काइंड ऑफ बैसिली बैक्टीरिया होते हैं तो उसमें रोड शेप उसकी शेप होती है। इस तरह के वो रोड शेप देखने को मिलते हैं, वो ऑल दे आर कॉल्ड बैसिलाई। तो ए इज द करेक्ट आंसर। द पचमराही बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश कंसिस्ट वन नेशनल पार्क। एवरी ईयर ये क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से पचमराही को लेके हमेशा क्वेश्चन आता है, और मैं हर बार आपको ये कराती हूँ। आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए कि जो मध्य प्रदेश में सतपुरा रेंजेस हैं, सतपुरा रेंजेस में आपका कंप्लीट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसका नाम है पचमराही बायोस्फीयर रिजर्व, इसे हिंदी में पचमणी भी कहा जाता है। तो बेसिकली जो पचमराही बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर आपका एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क, ठीक है। और इसी के अंदर दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्योंकि बायोस्फीयर एक कंप्लीट पार्ट हो गया, फिर उसके अंदर हो गया आपका नेशनल पार्क, फिर होती है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इसके अंदर दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोरी
एंड पचमढ़ी, ये आपको याद रखना है, इनमें से ही बार बार क्वेश्चन आता है। बोरी और पचमढ़ी तो दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर। यहाँ की कुछ स्पेशल एंडेमिक स्पीशीज है, जैसे वाइल्ड मैंगो, जायंट स्क्वेरल। तो ये यहाँ पर कुछ फेमस एंडेमिक स्पीशीज है जो पर्टिकुलर उसी एरिया में मिलती है। तो मध्य प्रदेश के सतपुरा रेंजेस में आपका पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके अंदर एक तो नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क, और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोरी एंड पचमराही। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया है बी। बोरी यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है क्योंकि बोरी इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दुधवा नेशनल पार्क आपका सीतापुर से भी आगे यूपी में है, तो दुधवा आपको यहाँ पर नहीं चूज करना है। तो ए बी इज द करेक्ट आंसर। इन द सन लाइट एंड हीट आर प्रोड्यूस्ड बाय, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सन में हमेशा रिएक्शन चल रही होती है जिसमें आपका हाइड्रोजन एटम में फ्यूजन होता है और क्या बनाता है, हीलियम बना रहा होता है। ये रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, फिजन एंड फ्यूजन। तो लाइट और हीट जो सन में प्रोड्यूस हो रही है ऑल द टाइम, वो किसका एग्जाम्पल है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का, जहां पर हाइड्रोजन कंटिन्यूअसली हीलियम बनाता है और लॉट्स ऑफ हीट एंड एनर्जी रिलीज करता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ इसी तरह के लॉट्स ऑफ क्वेश्चन से, तो आप ज्योमेट्री स्कूल की कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हॉस्टल फैसिलिटी भी है, एज वेल एज हम लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। हॉस्टल में आप यहीं रहकर तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम कोई भी हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, यूपी सैनिक। आप इसके लिए हॉस्टल में फैसिलिटी के लिए कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 9528827121। लाइव क्लासेस में आपको मिलेगा डेली 2 to 3 लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड कंटेंट जो ऑलरेडी अप टू मार्क्स सिलेबस के साथ रिकॉर्ड किया गया है। हॉस्टल फैसिलिटी में आपको 8 to 5 PM क्लासेस मिलेंगी डेली, साथ ही आपके मिनी मॉक कंडक्ट किए जाएंगे, एवरी संडे महा मॉक कंडक्ट किए जाएंगे। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको 100% यहाँ से सिलेक्शन मिलेगा। तो आप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले बच्चों, अभी जो आपका पेपर होने वाला है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, उसके लिए भी हमने सैंपल पेपर लॉन्च किए हैं जिसमें 5 सेट आपको मिलेंगे। और इन सेट्स में आपको कंप्लीट एग्जाम पैटर्न पर 6 क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए बाइलिंगुअल पेपर होगा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम पैटर्न। तो आप इसे अपने एड्रेस पर मंगा सकते हैं इनकी हार्ड कॉपी को, जो कि आपको प्रॉपर पेपर्स मिलेंगे। 5 सैंपल पेपर है एक सेट में। इस नंबर पर कॉल करके आप उन्हें अपने एड्रेस के लिए बुक करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, अगर आप फ्रिक्शन को कम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, लुब्रिकेंट डाल देंगे, पॉलिशिंग कर देंगे वहां पर, या फाइन पाउडर यूज करेंगे, या ऑल ऑफ दीज। तो बेसिकली अगर आप क्या कर देते हैं, लुब्रिकेंट को ऐड करते हैं, या आपने कैरम बोर्ड पर देखा होगा पाउडर डाल देते हैं, टेल्कम पाउडर, तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। मींस जो आपके स्टाइगर के मोशन को अपोज कर रहा है वो कम हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट अपोज द मोशन, ऑब्जेक्ट के मोशन को जो अपोज करता है। तो इसीलिए सारी चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। Organic waste can be decomposed to form dash, which can sustainably enhance the nutrient content of the soil. इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक वेस्ट है जो डिकम्पोज होता है टू फॉर्म डैश? तो बेसिकली आपको जो उतना भी लाइक आपके वेजिटेबल पील्स होते हैं, काउ डंग होता है, इन सबको आप नेचुरली डिकम्पोज करा सकते हैं बाय बायोडिग्रेडेबल बैक्टीरियाज। आपके सॉइल में कुछ ऐसे डिकम्पोजर्स होते हैं जो आपके ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द कंपोस्ट। और यही कंपोस्ट आपके सॉइल के न्यूट्रिएंट कंटेंट को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपकी क्रॉप की यील्ड बढ़ती है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है क्या बनाने के लिए, कंपोस्ट बनाने के लिए, जिसे खाद भी कहा जाता है, जिसमें रेड वर्म्स वर्मी कंपोस्टिंग में यूज किए जाते हैं। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म स्प्लिट इनटू 7 कलर। आपने देखा है जब भी आप व्हाइट लाइट को पास करते हैं प्रिज्म से, तो ये अपने 7 रंगों में जो विबग्योर कहलाता है उसमें ब्रेक हो जाती है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, मींस स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर। बेसिकली हमारी लाइट के जो आपको व्हाइट लाइट नजर आती है वो बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ 7 डिफरेंट कलर जो विबग्योर बनाता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है। तो जो लाइट 7 कलर में ब्रेक हो जाती है उसे प्रोसेस को डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर।
पेंक्रियाज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, अगर आपने मेरे प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान से सुना है तो मैंने आपको बताया था पेंक्रियाज आपकी एक हाइपोक्राइन ग्लैंड है। हाइपोक्राइन मींस जो एक्सोक्राइन भी है, मींस जो डाइजेस्टिव जूसेस भी प्रोड्यूस करती है और जो अपना हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है, उसे एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। तो पेंक्रियाज इसी तरह की एक ग्लैंड है जो गोल ब्लैडर के नीचे पाई जाती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका जो हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन, ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखता है, तो जिससे आपको डायबिटीज नहीं होता। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है पेंक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन। तो पेंक्रियास किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, हमारी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। डैश कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, कोई भी जनरेशन जिसमें कैरेक्टर्स या ट्रेड्स पेरेंट्स से उनकी आने वाली जनरेशन को मिलती है, तो उनको कौन रेगुलेट करता है, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, जीन्स या डीएनए। तो बेसिकली जीन्स हमारे बॉडी की कंट्रोलिंग यूनिट होती है डीएनए की, जो क्या करती हैं, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसी के लिए जीन रेस्पॉन्सिबल है जो पेरेंट्स से उनकी आने वाली जनरेशन को मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी। What purpose does the tail in sperm serve? बेसिकली जो मेल गैमेट होता है स्पर्म, उसमें जो टेल होती है, लाइक देयर इज अ हेड, एक्रोसोम इज देयर, नेक पोर्शन एंड टेल। तो टेल का क्या फंक्शन होता है, टेल बेसिकली एटीपी का यूज करके फीमेल वेजाइना तक एंट्री करती है, जो हेल्प करता है इन मूवमेंट। तो टेल का क्या पर्पस है स्पर्म में, हेल्प इन मूवमेंट। बी इज द करेक्ट आंसर। So student, these were your today's 25 question. I hope you liked the video. अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करें और मुझे बताएं कि आज 25 में से आपका कितना स्कोर आया है। वीडियो पूरा देखें क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है इन क्वेश्चन से। मिलती हूँ नेक्स्ट मॉक के साथ, मॉक नंबर 5। टिल देन आपको 4 मॉक्स को अच्छे से कर लेना है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।